अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव अब नज़दीक हैं। तो जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो मुफ्त की योजनाओं के मसले उतने ही बड़े और प्रखर हो जाते हैं। आज एक दैनिक समाचार पत्र में एक बड़ी खबर छपी, फ्रंट पेज खबर ये छपी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ यानी फ्री बीज बांटने की वजह से अर्थव्यवस्था टाइम बम पर बैठी हुई है। और ये रिपोर्ट किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। किसको दी गई? रिजर्व बैंक को दी गई। और गुहार लगाई गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट से। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि मुफ्त की योजनाओं से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या स्टेट बैंक की यह रिपोर्ट कल्याणकारी योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और फ्री बीज का अंतर नहीं समझ पाए, या फिर यह रिपोर्ट वाकई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अलार्मिंग है, या इसके पीछे, इस रिपोर्ट आने के पीछे की टाइमिंग पर कोई राजनीति है? हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, मुफ्त की स्कीम का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। मुफ्त की स्कीम मतलब बिजली फ्री, पानी फ्री, पुरानी पेंशन, तमाम पुरानी योजनाओं की बहाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम पर सीधे जनता को पैसा देना और तमाम आवास, शौचालय, पानी, बिजली, तमाम चीज़ें मुफ्त कर देना, रियायतें दे देना। इसको कहते हैं फ्री बीज। और इस समय देश की राजनीति पे फ्री बीज चमत्कार। वोट नहीं मिल रहे हो, फ्री बीज लाइए। सरकार, मसला शुरू कहाँ हुआ? दिल्ली से। आग लगाई किसकी है? दिल्ली वालों की। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त की सेवाएं, तमाम बड़े मसले जिन पे पैसे लगते हैं सब पर सब्सिडी। दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार, और आम आदमी पार्टी जहां चुनाव लड़ने जा रही है यही एजेंडा लेके जा रही है, फ्री कर देंगे सब कुछ जी। तो अब बीजेपी के खेमे में चिंता है, कांग्रेस भी चिंतित है कि सबसे तो निपट लेंगे, लेकिन जनता को जब मुफ्त का मिलता है न तो जाति देखती है, न धर्म देखती है, न मुद्दा देखती है, वोट टकाटक करती है। तो इससे निपटा कैसे जाए, ये एक राजनीतिक विमर्श चल रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आता है कि फ्री की रेवड़ियाँ देश के लिए ठीक बात नहीं है। अब इसके बाद ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आते ही ये मामला बहुत तूल पकड़ गया। अब गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और केजरीवाल हर सभा में यही कह रहे हैं कि सरकार में आए सब फ्री, सब फ्री। और गुजरातियों को थोड़ा ये फ्री वाली बात पसंद भी आ रही है, जैसा रुझान हमको सोशल मीडिया और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं से मिल रहा है। इसी बीच आज अमर उजाला अखबार में फ्रंट पेज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट छपी है। ये रिपोर्ट कहती है कि अर्थव्यवस्था में मुफ्त की रेवड़ियाँ मतलब टाइम बम। बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगी अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर रोका नहीं गया तो। तत्काल रोकने की जरूरत है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो सरकार किस अवधारणा पर निर्मित की गई? जन कल्याणकारी और परोपकारी। लिखा है संविधान में, जन कल्याणकारी और परोपकारी। सरकार का काम पब्लिक वेलफेयर और परोपकार है, बिजनेस नहीं, धंधा नहीं। सरकार का काम धंधा करना नहीं है, बिजनेस का नहीं है। अब उसके पीछे तर्क है। तर्क ये है कि जब आप कोई मुफ्त की योजनाएं देखते हैं तो फिर उसका साइज बहुत बहुत बड़ा होता है। अगर 5 किलो राशन का फ्री मुद्दा है तो 80 करोड़ लोगों तक उसको पहुंचाना है। फिर उसमें आप जाति धर्म नहीं देख सकते। जो बीपीएल की सूची की पात्रता में सबको मिलेगा। जब आप फ्री बिजली देने की बात करते हैं तो 200 यूनिट के नीचे जिसका है सबको फ्री। जब आप पानी की बात करते हैं तो 20,000 लीटर पानी के नीचे जिसका है सबका फ्री। लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, बाइक फ्री, जूते मोजे कपड़े फ्री, बस्ता फ्री, खाना फ्री। तो हर चीज़ की बहनों भाइयों कीमत जिंदगी में चुकानी पड़ती है। दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं होती। उसकी कीमत आप अपने वोट से चुकाते हैं, अपने फैसलों से चुकाते हैं। और अर्थव्यवस्था उसकी कीमत पैसों से चुकाती है।
तो ये मत समझिए कि 5 किलो राशन अगर गरीबों में बंट रहा है तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब पर प्रभाव पड़ता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट यही कह रही है कि सब पर असर आया है और महंगाई बढ़ी है, तो कारण यही सब है। तो क्या वाकई में ये एक लाइलाज राजनीतिक मुद्दा हो गया है फ्रीबीज, या वाकई एक पार्टी ने अपनी इस पर मोनोपोली बना ली है, अपना यूएसपी बना लिया है और बाकी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है? क्या मुद्दा है? और क्या जनता को वाकई में मुफ्त की चीज़ें मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है? कुछ राज्यों में इसे जन कल्याणकारी और परोपकारी कदम बताया गया, लेकिन कुछ राज्यों में इसको अर्थव्यवस्था के लिए घातक। तो जब देश एक बहनों भाइयों, तो पैमाना दो कैसे हो सकता है? या तो सबके लिए गलत है और या सबके लिए सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट या तो सबके लिए सही है या सबके लिए गलत है। इसको हम राज्यवार विभाजित नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली का बजट ज़्यादा है, दिल्ली प्रॉफिट में इसलिए दे रही है। ये पूरे देश की बात है और हमें इस पर विचार करना होगा। लेकिन जब हम फ्रीबीज की यहाँ पर बात करते हैं तो इसका चलन अकेले दिल्ली से ही नहीं, फ्रीबीज का चलन पैदा किसने किया? साउथ ने, दक्षिण के राज्यों ने, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब मुफ्त की रेवड़ियों के जनक राज्य हैं। और यहाँ की राजनीति आज से, आपको याद होगा, आप लोग में से बहुत लोगों को इस वक्त याद भी आ रहा होगा, जयललिता जब राजनीति में थी रंगीन टीवी फ्री बांटती थी। क्या? रंगीन टीवी। तब 90% हिंदुस्तान के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, जब तमिलनाडु में अम्मा रंगीन टीवी बंटवाती थी। तो ये तब से चलती हुई राजनीति आज दिल्ली होते हुए गुजरात पहुंच गई और ये मामला है बहुत गर्म। इस पर ओपन चर्चा होनी चाहिए समाज के प्रत्येक स्टेक होल्डर से, और समझना चाहिए कि क्या ये सोसाइटी के लिए वाकई ठीक है या फिर अनफिट है। कुछ बयान सुने, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत दिलचस्प बात है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव को लेकर के लगातार लोक लुभावनी घोषणाएं कर करके जनता को प्रलोभन दे करके जिस तरह से एक चलन सी बन गई है, उस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले ही गंभीर चिंता व्यक्त की है। माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर गंभीर चिंता व्यक्त कर चुका है और स्टेट बैंक द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है जायज है। निश्चित रूप से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और इस तरह से जो मुफ्त रेडियो की प्रचलन है ये बंद होना चाहिए। दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त, 20,000 लीटर पानी मुफ्त, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट मुफ्त, दवाइयां मुफ्त, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त। सारी मुफ्त की योजनाओं के बाद दिल्ली सरकार का बजट फायदे में चल रहा है और यहां कह रहे हैं करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। और इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, गुजरात और हरियाणा की सरकार में कुछ मुफ्त नहीं दे रहे और लाखों रुपए का कर्जा हो रहा है। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिचर्चा राजनीति को, समाज को, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब भी अपने सुझाव फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पर हमें लगातार भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को, आपके सवालों को डिबेट में सम्मिलित करें। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वैभव महेश्वरी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर सुधीर पंवार जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये योजना आयोग, राज्य योजना आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं और कृषि के मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि दो प्रोफेसर आज डिबेट में हैं। तो आज की बात बहुत दिलचस्प ये लोग करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष होकर सब लोग आज अपनी ओपिनियन रखिए, ताकि एक स्पष्टता आए, हम समझें कि मुफ्तखोरी किसे कहते हैं और जन कल्याणकारी और परोपकारी सरकार की योजनाएं किसे कहते हैं। आज इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। संजीव मिश्रा, स्वागत आपका। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उम्मीद है आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ये रिपोर्ट बताती है कि मुफ्त की रेवड़ी मतलब टाइम बम। नहीं, ये बात सही है ब्रजेश जी कि आज जो रिपोर्ट आई और ख़ासतौर से स्टेट बैंक की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो चिंताजनक है। और इसी तरीके से
पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात रखी थी। तो मुझे लगता था कि कई ऐसे राज्य थे जहाँ की सरकारों को बड़ी समस्या हो गई, और अभी जब आपने इस डिबेट को शुरू किया तो भी एक प्रवक्ता का आपने जो बयान दिखाया, उन्होंने भी बढ़ा करके कहा कि हम इस तरीके की चीज़ों को मुफ्त में दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन करने की अब ज़रूरत आ गई है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अर्थव्यवस्था पर अगर टाइम बम की स्थितियां हैं तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है। और चूंकि आज आपने डिबेट में बहुत महत्वपूर्ण लोगों को बैठाया है, मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि इस विषय पर जो आज की डिबेट में निकल करके आए, वो मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं भी उसको पहुँचा करके उस गंभीर विषय को आगे बढ़ाने का काम तो करूँगा। आप मुझे बताओ कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार ही फ्री बीज दे रही हो। भारतीय जनता पार्टी की भी जहाँ सरकारें हैं, आप भी सरकार बनाने के लिए चुनाव के दौरान बड़े बड़े मुफ्त के वादे करते हैं और देते भी हैं बाद में। तो आप करें तो ठीक है, लेकिन अगर अपोजिशन की सरकार अपने राज्यों में करती है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। ब्रजेश जी, बड़ा अंतर है। जन कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त स्कीमों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं तो उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था बहुत महीन अंतर है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनको उपयोगी है, जो ज़रूरतमंद हैं, वहाँ तक अगर पहुँच रही है तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से मुफ्त में देने का और ख़ासतौर से चुनावी वादे करने का एक अभियान चला, मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। पर आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, निम्न मध्यम वर्ग को अगर कुछ छूट मिल जाती है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल जाता है, तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है, बजाय इस बात के कि लाखों करोड़ लेके उद्योगपति भाग जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, आपको आंखें दिखा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं होता। और यहाँ गरीब को कुछ मिल रहा है तो सबको बड़ी तकलीफ है। अरे इनको मुफ्त क्यों दे रहे हो? टाइम बम है। अरे टाइम बम तो वो है जो पैसे लेके माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे भाग गए। देखिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अगर कोई स्कीम चल रही, मैं समझता हूँ कि वो जन कल्याणकारी स्कीमों में आएगी। लेकिन जहाँ तक ये है कि सबको कर दीजिए आप, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको भी आप दे रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे इस पर आपत्ति है। और चूंकि गंभीर चिंतन अभी होना बाकी है, मुझे लगता है कि कुछ सब चीज़ों की सबकी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। कोई ना कोई जरूर हल निकलेगा और उसको आगे तक पहुँचाने का। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुफ्त की जो रेवड़ियों का अचानक मुद्दा गर्म हुआ है, ये विशेष तौर पर गुजरात और हिमाचल के चुनाव अब नज़दीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होगी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि मुफ्त के रेवड़ियाँ मीन्स टाइम बम। लेकिन स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि कितने लोग पैसे लेके यहाँ से निकल गए, उसका पैसा, और अभी तक वो सीबीआई के यहाँ रो रहे हैं कि उनको पकड़ के लाओ, वसूलें। एक टाइम बम तो ये भी है कि जो पैसे लेके भाग गए। खाली यही नहीं है ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। संग पत्थर को कहते हैं। एक तरफ रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब वो 8 साल सरकार के हो गए, तो अब वो छुप नहीं सकते। पहले तो कांग्रेस के पीछे छुप जाते, भाई 14 का है कि 15 का, अभी तक कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, फलाने ने ये किया, कांग्रेस ने मुफ्त बांट दिया, मनरेगा दे दिया। हमने मनरेगा का बजट देने के बाद भी राजकोषीय घाटे को 3.1 से नीचे रखा, यानी 2.9 के आसपास रखा, और इन लोगों ने सारी सब्सिडी खत्म कर दी, सारी की सारी सब्सिडी। इन्होंने खाद पे सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल पे सब्सिडी खत्म कर दी, जो मुख्य अवयव हैं किसान के, मैं आपको बताऊं, सब पे सब्सिडी खत्म कर दी। आज की डेट में मार्केट मूल्य से ज्यादा मूल्य पर डीजल बेच रहे हैं, मार्केट मूल्य से ज्यादा मूल्य पर खाद बेच रहे हैं, मार्केट मूल्य से ज्यादा मूल्य पर ये लोग दवा का 18% जीएसटी लेते हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट्स पर ले रहे हैं, और उसके बाद भी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। 28 से 30 लाख करोड़ रुपया लूट करके उसके बाद कह रहे हैं एक्साइज के नाम पर, कह रहे हैं कि साहब फ्रीबीज बंद होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। और तीसरी बात, सारे राज्यों में ब्रजेश भाई, सारे के सारे राज्यों में जो हमारा घोषणा पत्र या अन्य विपक्षी दलों का घोषणा पत्र, जैसे कहा इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो ट्यूबवेल की बिजली फ्री, ट्यूबवेल की बिजली फ्री, इन्होंने बाकायदा इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ किया नहीं है ना, लेकिन वो किया नहीं, आपके सामने है।
उसके बाद कहते हैं तमाम फ्री भी, क्या नाम इन्होंने बंगाल पर में ये कहा। बताओ कि स्टेट बैंक ने इसको टाइम बम क्यों कहा है जो गरीबों को बट रहा है? वो ऐसा है ना कि गरीब से रिकवरी पॉसिबल है। गरीब की जमीन है, जैसे हमारी जमीन है, और हमको अगर बैंक का लोन लेना है धरती पर, पवार साहब बैठे हमारे पड़ोस के हैं, तो हमें 5 लाख रुपए लेना और 80 लाख रुपए की जमीन हमारी बंधक रहती है। लेकिन जब विजय माल्या को, अडानी साहब को, अंबानी साहब को 2,84,000 करोड़ का लोन लेना होता है, तो 12 बैंकों का एक कंसोर्टियम बनाया जाता है, उनको इतना लोन दिया जाता है 12 बैंकों का, और उसके 2 साल बाद वो कह दिया जाता है कि साहब ये धंधा चला नहीं, इसलिए इसको एनपीए में डाल दो, एक एनसीटीएल बनाते हैं। मैं आपसे बताऊं, सारी की सारी फ्रीबीज पूरे हिंदुस्तान की आप उठा लो, उसको 5 से गुणा कर दो या 10 से गुणा कर दो, उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे जो आपने पैसा एनपीए में डाला है। एनपीए में आपने 11 लाख करोड़ रुपया इस वक्त डाल रखा है। बाकी में ये जो फ्रॉड करके भागे हैं, छोटा मोदी, बड़ा मोदी, खरा मोदी, खोटा मोदी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। इन सारे लोगों का अगर पैसा जोड़ लिया जाए तो किसान की, नौजवान जनता की को कुछ सहूलियत मिल रही तो इतना तकलीफ सबको क्यों हो रही है? ये बैंकिंग सेक्टर को भी, अर्थशास्त्रियों को भी, सबको बड़ा कारण टाइम बम है। बताइए, ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम दो और हमारे दो है ना सर, सच बात ये स्टेट है। बैंक तो मतलब ये नेशनल वो बैंक है ना, ट्रेजरी बैंक है, ये भारत का खजाना रहता है यहाँ पे। ये कंसोर्टियम बनाते हैं ना, ये हम दो और हमारे दो, इनको किसी साहेब से हुक्म आया है कि अब फ्री वाला बंद करो, क्योंकि हमें सारा पैसा 2 लोगों को, कॉर्पोरेट्स को देना है, उन लोगों को अमीर बनाना है। जो 634वें नंबर का आदमी था उसको दूसरे नंबर पर ले आए। रिपोर्ट है सुरेंद्र भाई जो चिंताजनक भी है, इसी रिपोर्ट में कहा गया, और उस रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली। ये कहा गया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या आपके समर्थित हैं, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम आप लोग ला रहे हैं, उसकी वजह से बहुत लोड आएगा अर्थव्यवस्था में। कहाँ से हम ये पैसे देगा बैंक? सर मैं जिम्मेवारी से ब्रजेश भाई कहता हूं, एक दिन पुरानी पेंशन पर डिबेट रख लीजिए। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बता दूंगा कि पुरानी पेंशन नई पेंशन से कहीं ज्यादा कम खर्चे वाली है, और राज्यों पर जो बोझ पड़ेगा वो आज से 5 साल नहीं 10 साल बाद बोझ पड़ेगा पुरानी पेंशन से। अच्छा, आपने जरूर पढ़ा होगा, उसमें जिक्र है कि पेंशन पर ही हर साल 31 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। तो पेंशन पर अगर एक बात बताइए, जब रिपोर्ट में हाँ, जिन लोगों ने काम किया है, तो इसका मतलब क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि 2004 से पहले के जो लोग हैं भूखे मर जाएं? राष्ट्रीय दे दो। मैं तो कहता हूं, मैं तो एक काम कहता हूं, सारी पेंशन ले लो और सारी सुविधाएं जो नरेंद्र मोदी को मिल रही हैं वो मेरे आम आदमी को दे दो फ्री में। भाई उसका रहना कर दो, उसका खाना कर दो, उसको स्वास्थ्य कर दो, उसके बच्चे की चिकित्सा कर दो। आप अगर सारी चीजें कर दो कि राजा का बेटा भी और फकीर का बेटा भी वहीं पर पढ़ेगा। पर क्या चिंता नहीं करनी चाहिए कि जितना आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 10% तो केवल पेंशन पे बांटे दे? सर मैं आपको, सुनेंगे आप? टैक्स की बात सुन लीजिए। एक भ्रांति आ जाती है, पवार साहब भी बैठे हुए, मनोज अग्रवाल साहब भी बैठे हुए, ये बता दीजिए टैक्स की भ्रांति आती है कि सर 2.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। अरे भाई, जो साबुन पे टैक्स है, मंजन पे टैक्स है, तेल पे टैक्स है, रेल पे टैक्स है, सारे के सारा टैक्स तो आप लेते ही हो ना। लगभग 70-60% के आसपास टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में आप ले लेते हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी की गिमिक है, इससे बचना चाहिए। वैभव माहेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। वैभव जी, बहुत शुक्रिया। ये क्या तंत्रम आप लोगों ने फैला दिया। आज देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि आपकी स्कीमों की वजह से, नॉट आप, मतलब इसका मतलब आप नहीं है, मतलब राजनीतिक दलों की स्कीम्स की वजह से अर्थव्यवस्था टाइम बम पर बैठी हुई है। बम पे क्या चाहते हो आप लोग? अपनी सरकार, अपनी सत्ता, अपनी राजनीति चमकाने के लिए अर्थव्यवस्था को बम पे बिठा रहे हो? ये अगर अर्थव्यवस्था की बात करें और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के पीछे जाकर कुछ अधिकारियों को अगर आप गले लगा के पूछ लेंगे तो वो लोग लिटरली रो पड़ेंगे। ये हालत कर रखी है इन लोगों ने स्टेट बैंक की। रो इसलिए पड़ेंगे कि स्टेट बैंक जानता है कि कौन कितना डिफॉल्टर है और किस लिए, और उसका जो डिफॉल्टर है स्टेट बैंक के सबसे बड़े, इस बैंक को डुबोने के पीछे इन लोगों के ऊपर किसका हाथ है। स्टेट बैंक ने आरबीआई को चिट्ठी भेजी होगी तो आरबीआई वाले भी रोने लगे होंगे, भाई हमारा भी पैसा निकाल लिया इन लोगों ने, क्या करें ये फ्रीबीज के चक्कर में। तो ये हालात तो दोनों बैंकों की ऐसी है कि दोनों भाई रो रहे हैं कि मेरा भी मार लिया और तुम्हारा भी पैसा मार लिया। रही बात वेलफेयर स्कीम की, वो किसी भी देश की जनता का संवैधानिक अधिकार होता है। वो टैक्स देते ही इसलिए हैं और हर चीज पे टैक्स देते हैं कि वेलफेयर स्कीम जो है वो उनको दी जाए। और वेलफेयर स्कीम अगर अच्छे से चलाई जाए और ईमानदारी से चलाई जाए तो किसी भी स्टेट का या किसी भी केंद्र सरकार का नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो पैसा घूम फिर के इकोनॉमी में आता है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि दिल्ली की जो बसें हमने फ्री करी थी महिलाओं के लिए, उसमें 170 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन किया था कि बसों को ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दिल्ली सरकार देगी। अब आप देखिए कि क्या हुआ उससे। उससे महिलाओं का बाहर निकलना बढ़ा, और बाहर निकलने बढ़ने से कोई भी महिला बसों में सिर्फ इसलिए नहीं निकलती है कि बस फ्री है तो चलो कहीं चले जाए। अगर वो जाएगी तो मार्केट में कोई एक्टिविटी बढ़ेगी, शॉपिंग बढ़ेगी, वो अपना कोचिंग कर रहेगा, बच्चा पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है। तो एक्टिविटीज में जब बढ़ोतरी होती है तो हर ट्रांजैक्शन पर सरकार को उल्टा पैसा मिलता है, और इससे जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई। महिलाओं के द्वारा खर्च किए जाने वाले पैसे में बढ़ोतरी देखी गई। इकोनॉमी असल में इस तरह रन करती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई भी सब्सिडी देने के लिए ईमान को काबू में रखना बहुत जरूरी है। ईमान को काबू में रखोगे तो जनता को दे पाओगे। पर गुजरात में अगर जो ईमान आपकी को पार्टी बेच के दोगे नेता तो अडानी को देना। दावे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मैंने आज डिबेट में आने से पहले उनके कई स्टेटमेंट सुने जो वो मुफ्त की बात करते हैं कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा। कमोबेश हर अपनी रैली में हर समाज के लोगों को, हर तरह के आ रहे लोगों को कहते हैं जी बस 3 महीने दे दो, दिसंबर में ये ठीक कर दूंगा, मार्च में बिजली फ्री कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा। आपको पता है गुजरात का बजट, गुजरात की राज्य की वित्तीय हालत घाटे में चल रहे हैं, और आप बड़े बड़े ऐलान करते जा रहे हो कि अर्थव्यवस्था डुबोने का इरादा है। असल में यही ताले की चाबी है कि जो भ्रष्टाचार है इसने गुजरात को डुबोया है, इसी ने देश को डुबोया। आप आंकड़े उठाइए तो देखिए, मोदी जी की सरकार में आने के पहले का राज्य का घाटा, देश का घाटा, और मोदी जी की सरकार में आने के बाद उन राज्यों का और देश का घाटा ये बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है कि ये लूटते हैं खजाने को, हर तरह से लूटेंगे, खसोटेंगे, अपने मित्रों को देंगे, अपने इधर बांटेंगे, उधर बांटेंगे, सामान बेचेंगे, अपना देश का पूरा सामान बेचेंगे। तो ये जो पॉलिसीज है ना, ये आम आदमी पार्टी में आते ही बहुत कंट्रोल हो जाती है। एक तो करप्शन जीरो हो जाता है। पंजाब में सब्सिडी दे रहे हैं और लगातार ये भी चलेगी, और जो भी प्रोमिसेस किए थे वो तो क्या ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट को आप खारिज करते हैं? देखिए, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है ना, वो उसका इशारा भ्रष्टाचार की तरफ है, और भ्रष्टाचार जो है वो सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ा हुआ। मैं खारिज नहीं करता हूँ। स्टेट बैंक का जो तीर है वो बीजेपी की तरफ निशाना है। आरबीआई को चिट्ठी लिखी है। तो आप इस हक में हैं कि मुफ्त की योजनाएं लागू रहनी चाहिए? मुझे लगता है कि हर जनता को मिनिमम, देखिए ये अभी संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं कि स्टेट बैंक का ने जो कहा है उससे इनको बहुत चिंता हो रही है। इनको चाहिए कि तुरंत मोदी जी को चिट्ठी लिख के स्टेट बैंक का जो अडानी का जो कर्जा है उसको वापस करने के लिए दबाव बनाए। इनकी चिंता से मैं सहमत हूँ, इनको ऐसा करना चाहिए। और मुफ्त की योजनाएं जहां तक हैं, तो वो मुफ्त की योजनाएं कोई नहीं है। मैं इसको कहता हूं कि ये प्रीपेड सर्विसेज हैं जो सरकार अब डिलीवर कर रही है। पहले कभी नहीं करती थी, मंत्रियों को, अधिकारियों को दिया जाता था, जनता को नहीं दिया जाता था। अब हम ईमानदार सरकार आती है तो उसने देखा कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है जनता के साथ। 70 साल से आजादी मिली लेकिन उनको डिलीवर नहीं हुआ, हमने उनको डिलीवर करने का काम कर दिया, और उसके बाद भी हम लोग घाटे में नहीं है, तो परेशानी किस बात की? इसका मतलब स्टेट बैंक का इशारा जो है वो भ्रष्टाचार की तरफ है, और भ्रष्टाचार का मतलब मोदी सरकार होता है। मेरे साथ दो बड़े मशहूर ज्ञानी, जानकार और विद्वान प्रोफेसर मौजूद है। संजीव जी रुकिएगा, अभी ज़रा कुछ विद्वानों से इस पर चर्चा कर ली जाए, तो इनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी। प्रोफेसर सुधीर पंवार जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुफ्त की योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं में फ़र्क क्या है, इसको थोड़ा सा आप परिभाषित करिए। और इस विषय को लेकर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज चिंता जताई है कि अर्थव्यवस्था बैठी है कहाँ, टाइम बम पे। अस्सी करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ता हो, प्रधानमंत्री का क्रेडिट लेके चुनाव लड़ते हो। मुझे याद है वो विजुअल जब उन्होंने कहा था कि माँ जो है वो नमक का हक अदा करने के लिए वोट देंगी। तो जहाँ नमक जैसी चीज के लिए जनता एहसानमंद हो, वहाँ कोई भी एसबीआई हो या चुनाव आयोग हो या प्रधानमंत्री जी हो देश के, तो एक समस्या तो है कि, और जो ये एंटाइटलमेंट है फ्री कहने का, ये शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में कोई किसी को फ्री नहीं देता, वो सब टैक्स का कलेक्शन है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे मेरे पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि ये सरकार की अपना परसेप्शन है, सरकार की अपनी कार्य योजना है कि वो उस टैक्स प्रोसीड का जो उसने जनता से लिया वो किस चीज में खर्च करना चाहती है। हम शायद भूल गए 2019 का जो चुनाव था अभी, उसमें एक वर्ड आया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कांग्रेस ने यूज किया था। तो व्यवस्था, जब हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं या खाने की चीज के लिए वो सरकार के
जो मुफ्त अन्न के ऊपर निर्भर हैं, तो हम उस देश में ये कहें कि फ्रीबीज बंद हो जाएगी तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, जब सरकार भी उसी को करती हो। दूसरा, एक जो सेइंग है, जो कहते हैं कि मेरी नौकरी लगी तो हिंदुस्तान की आधी बेरोजगारी खत्म हुई और मेरे भाई की भी नौकरी लगी तो 100% बेरोजगारी खत्म हुई। ये पॉलिटिशियन से बेहतर कोई नहीं जानता कि जनता को किस चीज की जरूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये निर्भर करता है कि कौन किस परिस्थिति में रहता है। हम लोगों के लिए अब जैसे मुफ्त की योजनाओं से मेरा तात्पर्य है कि मुफ्त बिजली, पानी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, साइकिल, मैं उसी बात आ ब्रजेश जी, एक पानी, बिजली, ये आज के जीवन के आवश्यक तत्व हैं। यदि किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो राशन खरीद सके, तो हो सके वो घर का उसका बिजली का कनेक्शन कटा हो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने सरकार ने कुटीर ज्योति में जिन्हें कनेक्शन दिया और बाद में बिल भेजा तो वो शायद बिल का पैसा नहीं दे पाए। आपको याद होगा कितने गैस सिलेंडर बांटे गए थे, उसमें से कितने गैस सिलेंडर की फिलिंग हुई। तो ये जो वर्ड है ना, जो आपने लिखा, जो शब्द है मुफ्त, फ्री, एक याद दिला दें, एनटी रामाराव ने स्कीम शुरू की थी मध्याह्न भोजन की। आज वो फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की पब्लिक वेलफेयर की। सर उससे भी एक वर्जन लेटेस्ट आ गया है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने ब्रेकफास्ट सिस्टम शुरू कर दिया है। हाँ, अब तो सुबह से शुरू कर दिए सर। जो लोग ब्रेकफास्ट किए बिना स्कूल में आते थे बच्चे, हम सर अब बस यही बचा है कि रात में सोते समय दूध पिला दें सर। नहीं, दूध भी देना चाहिए। फिर हम लोगों ने तो नहीं, रात में सर सोने से पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी तब बच्चों को दूध भी दिया गया था। मैं आपको याद दिला दूं, वो प्रशासन आप जो कह रहे थे ना कि फ्री, एक वाकया याद दिला दूं मैं आपको, विधानसभा में ही बताया गया। जब गन्ने का, एग्रीकल्चर से जोड़ते हुए कहता हूं मैं, जब चीनी के दाम कम हुए और गन्ने का दाम लागत मूल्य के आधार पर फिक्स किया गया, तब कोई भी फैक्ट्री उस स्थिति में नहीं थी। तब सरकार सामने आई, उसने बजट से गन्ने का पेमेंट किया। तब भी जो सरकार थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सीएसीपी में एक रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम गैर जिम्मेदाराना है आर्थिक रूप से। लेकिन आप उस किसान को पूछ के देखिए जिसकी उस समय उसका पैसा मिला, उस लड़की को पूछ के देखिए जिसकी साइकिल की वजह से उसने पढ़ाई की, उस लड़के को पूछिए जो सर मेरी चिंता थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि आपको यानी सरकारों को, राजनीतिक दलों को मुफ्त की योजनाएं और जन कल्याणकारी परोपकारी योजनाओं में विभेद करना ही पड़ेगा। नहीं ब्रजेश जी, मेरा यहाँ पे ये है कि ये अथॉरिटी किसके पास है, किस जो मुफ्त और जो पब्लिक वेलफेयर है, ये अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी उसके पास है क्या जो जीवन की सारी सुविधाएं ले रहा, या उसके पास है जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आता है, जिसे पब्लिक का मालूम है कि जनता किस स्थिति में रहती है, उसे किस चीज की जरूरत है? ये तो फ्री वर्ल्ड है ना। ये जो रेवड़ी है, ये हम लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। किसी के लिए नमक भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे लग सकता है मैं समझ सकता हूँ। मैं परिचर्चा को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ सर। मेरे साथ प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रोफेसर साहब, उम्मीद करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपने ज़रूर पढ़ी होगी और हमारे इन विद्वान प्रवक्ताओं की भी बात आपने सुनी होगी, पवार साहब की भी बात सुनी होगी। क्या वाकई में मुफ्त के रेवड़ियाँ टाइम बम मानते हैं आप अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? मैं श्रीलंका में 2010-11 में एक वर्ष के लिए था वहाँ पर, और श्रीलंका में वो स्थिति थी कि जो आज हम लोग जो डिबेट में आ रहा है कि एक पॉलिटिकल वन अपमैनशिप की एक स्थिति बनती है कि हम अगर इनसे ज़्यादा बढ़कर के नहीं करेंगे तो हमें उसका जो है पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलेगा। श्रीलंका की स्थिति क्या हुई, इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी ये समस्या आई है। ऐसा नहीं कि भारत में फ्रीबीज एक नया शब्द आया है अंग्रेजी का, अब ये कितना उपयुक्त है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। एक शब्द आता है कल्याणकारी राज्य की चर्चा आती है, वो भी एक चर्चा आती है। तीसरा एक शब्द आता है कि आवश्यकता अनुसार कि किसको क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हमको करनी चाहिए, एक वो आता है। मैं अगर फ्रीबीज वर्ड को थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ क्योंकि इसमें शुरू से ही एक महक आती है कि ये गलत है। प्रश्न ये उठता है कि सरकार को कब कहां पर खर्च करना चाहिए।
कोई भी सरकार हो, सरकार होती है ना, अपोजिशन होता है ना वो रूलिंग पार्टी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार एक जनता के लिए लोकतंत्र में सरकार होती है। अब थोड़ी देर के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे थोड़ा सा शायद जो है कुहासा छटेगा। मैं अभी हफ्ता 10 दिन पहले दिल्ली गया। दिल्ली में टर्मिनल चेंज करना था, तो वहां से बस से टर्मिनल चेंज करना था। तो चूंकि मेरे पास दोनों तरफ का टिकट था, तो मुझे तो वहां पर दे दिया गया, पास दे दिया गया कि आप चले जाइए। वहीं पर एक बहुत ही रिच लेडी थी, और उसको जब वो पैसा देने लगी कि मेरे पास इस तरह कुछ नहीं, ये 25 रुपए आप ले लीजिए, तो उससे ये कहा गया कि नहीं, आप वुमन है, आपको पेमेंट 1 रुपया नहीं करना है। मतलब वो बहुत रिच महिला थी। एक वो वाली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति, अभी चर्चा आई कि कोरोना काल में अनाज को मुफ्त में दिया गया 80 करोड़। उसको चर्चा ठीक है, कोई किधर भी ले जाएगा कि 80 करोड़ को क्यों देने की आवश्यकता पड़ी, क्या है क्या नहीं है, तो एक ये चर्चा आती है। तीसरी चर्चा इसी के साथ मैं जोड़ता हूं, एक स्वनिधि स्कीम है जो पहली दफा रेहड़ी पटरी वालों को दिया गया, और उसमें एक इंसेंटिव, 2 तरह के इंसेंटिव रखे गए। वो भी फ्री बेस में काउंट तो हो जाएगा, लेकिन तीनों का स्वरूप आप देखेंगे अलग है। वहां पर कहा गया कि यदि समय से आप इसका लोन रिपेमेंट करते हैं तो आपको इस तरह से इंटरेस्ट में छूट मिलेगी, इस तरह से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ये तमाम तरह की छीट थी। पहले वाले में क्या था, जहां 25 रुपए फ्री कर दिया गया एक बहुत रिच महिला को, वहां पर इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे, आप तय करें। दूसरा, जो आवश्यकता अनुसार दिया गया 80 करोड़ को कहां रखेंगे। तीसरा, जो फ्रीबीज शब्द मैं हटा रहा हूं, मैं कोई संज्ञा नहीं दे रहा हूं। गरीब रेहड़ी पटरी वाले को जिसने उस 5,000 और 10,000 के लोन पर सब्सिडी और ब्याज में राहत से अपनी आमदनी बढ़ाने का काम किया, ये 3 अलग किस्म की बातें आती हैं। किसको कहां पर किस कैटेगरी एक अर्थशास्त्री के रूप में मेरे ख्याल से स्टेट बैंक की इस चिंता को समझते हुए चाहिए। आप राजनीतिक दलों को क्या सुझाव देंगे, पहला प्रश्न। और दूसरा, एक और प्रश्न इसमें निहित है, बैंक या स्टेट बैंक या सारे बैंक या आरबीआई इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं देता कि एनपीए कितना हो चुका है और पैसा लेके भाग कितने लोग गए हैं, और ये रोज जो घोटाला हो रहा है 100 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस पे जवाबदेही नहीं फिक्स हो? क्या ये मुफ्त रेवड़ियां नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, 2 गलत मिलकर के एक सही नहीं हो सकता है। जहां तक एनपीए की बात है, एनपीए की चर्चा अलग विषय है, और जो इस प्रकार की जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सामान्य व्यक्ति से जुड़ी हुई चर्चा है। प्रायः क्या होता है, जब हम उसको एनपीए वहां पर बहुत बड़े लेनदारों से और भगोड़ों से चर्चा, उसकी तुलना उससे करेंगे, होता क्या है, आम आदमी की चर्चा दब जाती है, और उस आम आदमी की चर्चा में फिर कोई ना कोई बड़ा आदमी फायदा उठा करके निकल जाता है कि चलो छोड़ो, वहां पर इतना जा रहा है तो यहां भी इतना जाने दो। सवाल यह है कि हमें अर्थव्यवस्था के हर अंग को उचित करना होगा। मैंने कहा ना, 3 उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। हम आते हैं आम आदमी के लिए क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या अब जैसे मान लीजिए कि आज एक चर्चा आ रही है, और चर्चा को और व्यापक मैं करता हूं, एक चर्चा ये आ रही है कि ट्यूबवेल पर बिजली की खपत जो भी होगी हम उसको मुफ्त करते हैं। किसने कहा इस पर हम नहीं जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको बड़े व्यापक रूप में देखकर कि क्या ट्यूबवेल वाली हमारी रणनीति और उस पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे करके केवल हम वहीं तक सीमित कर रहे हैं, या पर्यावरणीय नुकसान कर रहे हैं। क्यों ना हम दूसरे प्रकार के मोडस ऑपरेंडी इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर की तरफ ले जाते, क्योंकि जहां पर अर्थशास्त्र की बात आती है और जहां पर गवर्नमेंट के खर्चे की बात आती है, हम एक तीर से कई निशाने साधते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उनके अपने लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात कहना चाहूंगा कि एक सामान्य व्यापारी यदि 1 का 2 करता है, 3 करता है, तो कहा जाता है बहुत फायदा कमा रहा है और वो मुनाफाखोरी की श्रेणी में आता है। लेकिन सरकार का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा होता है। वो 1 का 20 करना चाहती है। इस पर बहस हम कर सकते हैं, इसका मैं जवाब भी दे सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। थोड़ी चर्चा पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव ने दिया उसका उत्तर। यदि कहें तो मान लीजिए यदि किसी एक पुअर बॉय को हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं, हम उसको मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, रिच को नहीं, ध्यान रखिएगा, पुअर को दे रहे हैं, तो वो 20 साल जब तैयारी करके
या तो आत्मनिर्भर होता है, अपना स्वरोजगार करता है या कहीं नौकरी करता है। जब उसका इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना होता है, अल्टीमेट उद्देश्य ये होता है। वेलफेयर ये नहीं कि परमानेंट हम फ्री में दें, एक उसको हम आत्मनिर्भर बनाने आप ये कहना चाहते हैं कि इसको कैटेगराइज करने की आवश्यकता है निश्चित तौर पर, ताकि जन कल्याणकारी की चीजें अवश्य। और ये फ्री बीज जिसका आप नाम नहीं लेना यही मुद्दा है कि हम किसको फ्री बीज माने, कब माने, कैसे माने। बहुत शुक्रिया आपका सर। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा है। वीरेंद्र जी, आज SBI की रिपोर्ट आने के बाद फिर देश में चर्चा छिड़ गई है फ्री बीज वर्सेस जन कल्याणकारी योजनाएं। आपका क्या मत है कि इस तरह की योजनाएं क्या राजनीतिक दलों को बहुत किक देती हैं, सपोर्ट देती हैं, सत्ता में लाती इसलिए करते हैं, या वाकई में जनता इससे इम्प्रेस होती है, और या फिर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था तो टूटेगी क्योंकि वोट लेना है, लेकिन जन कल्याणकारी और फ्री बीज की जो बात आई, रेवड़ी की बात आई, उसमें कई बार पूछा गया भाई इसमें अंतर क्या है। ब्रजेश जी, मुझे लगता है अंतर ऐसे है कि अगर कोई तुम्हारे दल में है तो दागी और हमारे साथ आ जाए तो संत है। जितना अंतर चोर और डकैत में है, उतना अंतर आप इस तरह की योजनाओं में समझ सकते हैं। हम चलाएं तो वो जन कल्याणकारी, तुम चलाओ तो फिर वो रेवड़ी। बस इतना अंतर हमें लगता है कि है इसमें। आज SBI के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखा ये टाइम बम बन रहा है, ये फटेगा तो बड़ा नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट विचार करे। लेकिन ये पुरानी पेंशन के परिप्रेक्ष्य में कहा गया, हवाला दिया गया कि झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ये पेंशन लागू कर दिया है। कई राज्य इस पर और विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो विस्फोट हो जाएगा। मुफ्त की योजनाएं वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं, संसाधनों का गलत ढंग से इस्तेमाल और आवंटन होता है। लेकिन हर कोई जानता है कि सरकारें जब इस तरह फैसला करेंगी तो इसका सबका टैक्स का बोझ आम जनमानस को चुकाना है, और वही चुकाता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लोग रोक लग सकती है, लेकिन फिर वो लोग उसको भ्रमित करेंगे कि ये जन कल्याणकारी योजना थी, ये रेवड़ी नहीं थी, इसको कैसे बंद कर दिया गया। आज अगर मुफ्त बिजली पानी रेवड़ी है या जन कल्याणकारी है? आज गरीबों के कल्याण के लिए जो मुफ्त राशन योजना चल रही है, ये रेवड़ी है या जन कल्याणकारी है? जिस राजनीतिक पार्टी से आप पूछेंगे वो अपना अपना बताएगी तर्क। तो लाखों करोड़ का बोझ आएगा। आज SBI ने यह भी कहा कि जितनी राज्य की GDP है कुल 1% आप रेवड़ी पे खर्च करिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये एक स्लो पॉइजन है, एक मीठा जहर दिया जा रहा है। ये जनता को भी, जो लोग इसको लाभ ले रहे हैं, उनको धीरे धीरे ये आलसी बना दे रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। MP MLA को जो आवास फ्री मिलता है, यात्रा भत्ता फ्री मिलता है, टिकट रेल हवाई जहाज और खाना सस्ता मिलता है, ये आता नहीं रेवड़ी श्रेणी में। और आप ये देखिए कि हम लोग जाते हैं जब खाना खाने, देखते हैं कितना सस्ता खाना है वहाँ संसद भवन में और सब जगह। तो ये कैसे तय होगा? राशन वाले कहते हैं भैया राशन मिल रहा है, और जो राशन नहीं पाता कहता यार इतना पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया, तू लोग राशन पे मारा जा रहे हो। तो एक मंत्री ने कहा कि राशन वाले कार से थोड़ी चलत है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाए बढ़े, हाँ राशन वाले खुश हैं। तो ये जो स्थितियां समाज में बंटवारे की हैं, जिसको लाभ मिलता है उसको खुशी होती है। बताइए 2 बीघा का जिसके खेत है वो 500 रुपया में खुश है, महीना पाई के वोट दे रहा है धकाधक, उसको यही रेवड़ी है। हम लोग किस तरह का, अगर सरकार कोई मरने की भी स्कीम चला दे ब्रजेश जी, तो लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, कुछ माल मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा है अपने यहाँ। अपने यहाँ चमत्कारिक लोग हैं एक से एक, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि अभी 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है, गुजरात, हिमाचल और तमाम। अभी मुफ्त योजना राशन की बढ़ाई गई है। आज ज़रूरत किस बात की है
कि आप नर्सरी से लेके IIT, MBBS इन सब शिक्षाओं को मुफ्त कर दीजिए और सब आदमी प्रतिस्पर्धा से जाए। जिसके पास, गरीब के पास फीस का पैसा नहीं है, वो IITian बने, वो MBBS डॉक्टर बने, वो देश में उच्च पदों पर जाए। शिक्षा को मुफ्त करने का ध्यान किसी का नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा जोर है, प्राइवेट सेक्टर वसूली कर रहा है, पैसे लेता है। अस्पताल में जाओ तो पैरासीटामॉल है, और प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओ तो नोच खाएंगे आपको, ज़िंदगी भर की कमाई चली जाएगी एक इलाज में। ये कैसे असमानता है इलाज की, इस पर रेवड़ी कोई क्यों नहीं बांटता है। आप देखिए परिवहन में किस तरह की चीज़ें हैं, मंत्रियों के साथ VVIP गाड़ियाँ, अफसरों के साथ उनके बच्चों को, परिवार को ढोने के लिए सब जगह व्यवस्था है। लेकिन अब क्या कहेंगे, ये व्यवस्था इसी चली आ रही है। डेसमंड टूट एक नोबेल साहित्यकार विजेता थे। उन्होंने कहा कि कोई चीज़ अगर आपको मुफ्त मिल रही है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका में जब सबसे पहले मिशनरी के लोग गए थे तो उनके पास बाइबिल थी और अफ्रीका के लोगों के पास ज़मीनें। कुछ साल बाद जब उनकी आँख खुली तो ज़मीनें सब मिशनरी के पास चली गई थी और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास खाली हाथ में किताब बची थी, बाइबिल। इसी तरह जब व्हाट्सएप, फेसबुक आया तो सब निःशुल्क था, लेकिन आज जब हमारी आँख खुलती है तो हमारा सारा डाटा, सारे निजता उन विदेशी कंपनियों के हाथों में है जिसको हम फ्री में उपभोग कर रहे हैं। तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब यह जरूर है विजय जी कि हिंदुस्तान में एक विचित्रता है कि जो कर्ज ले वो भाग जाए, जो कम ले उसका माफ कर देती है सरकार, और जो ना ले उनसे इन दोनों का वसूल किया जाए। जो भाग गया और जो कम लिया, जो सबसे नहीं वसूल लिया लो, उनसे ले लो इनके। तो बहरहाल अमीरी और गरीबी पर हमेशा से चीज़ें आती रही हैं। देश में पहले क्या होता था, सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी बहुत सारी चीज़ों पर, कृषि कार्यों पर, बहुत सारे इलाज पर, बहुत सारी निर्माण कार्य पर, गरीबों के लिए गांव में योजनाएं ग्राम पंचायतों में आती थी। तो क्या सब्सिडी क्या है, वो रेवड़ी में आएगी या जन कल्याणकारी में आएगी? बहरहाल सुनिएगा कि दोनों हाथ कटोरे आए फैशन के इस दौर में, सारे सपने दब के मर गए महंगाई के शोर में। सरसों तेल आसमान चढ़ा है, स्वर्ग में पहुंची दाल है, आम आदमी कब का मर गया, बची केवल खाल है। आलू और कचालू भागे सुबह सुनहरी भोर में, और सबके सपने सब दब के रह गए महंगाई के शोर में। और जीप पे सबने तवा रखा है, मन पे ताला मारा है, तो तरक्की वाले सपनों पे मकड़ी वाला जाला है। 36 वाला हाल हुआ है चीनी और चटोर में, सारे सपने दब के मर गए महंगाई के शोर में। बीरेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपनी जानकारी के लिए। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, जब आप मुफ्त के चुनावी वायदे कुछ करते हैं तो वो सिर्फ एक राज्य को प्रभावित नहीं करते हैं, पूरे देश को प्रभावित करते हैं। अभी जिस तरह की हमारे विशेषज्ञों की भी रिपोर्ट है और जिस तरह की SBI की भी रिपोर्ट है, या तो इसमें सभी राजनीतिक दल आम सहमति बनाएं, या सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाले, या फिर चुनाव आयोग डिसाइड करे, लेकिन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए मुफ्त के वायदे नहीं किए जाने चाहिए। अर्थव्यवस्था का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें विभेद करने की आवश्यकता है कि मुफ्त की योजना क्या है, नुकसान किससे हो रहा है, और जन कल्याण क्या है। तो देखिए ब्रजेश जी, बड़ा गंभीर विषय है, और जिस तरीके की सिचुएशन है, मैं तो समझता हूं कि यहाँ दो दलों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। अभी उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को रिजल्ट आया, ये सब तो यही पिटारा यहाँ भी लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ फ्री किए दे रहे थे। कांग्रेस का पार्टी के भी साथी हैं और आम आदमी पार्टी के भी साथी बैठे, ये सब ने यहाँ काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश में जो बिजली मुफ्त दे रहे थे, जो पूरा उत्तर प्रदेश का बजट है उसके बराबर का बजट आ रहा था। बहुत साफ सी बात है, जनता जागृत हो गई है, अब किसी के भी मुफ्त वाले सिस्टम में नहीं आने वाली है। जन कल्याणकारी योजनाएं, स्कीम अगर होंगी तो वो जनता बेहतर समझ रही है। अब क्या है, विपक्ष की स्थितियां क्या रह गई? टीवी चैनल्स पे आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कांग्रेस को मालूम है कि 32 साल कांग्रेस बेहाल हो चुकी,
लेकिन उस पर चिंतन नहीं करेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये चोर है, लुटेरे हैं, शब्दों का मुझे लगता है जो उच्चारण आप इसमें करते इनको हैं, पारंगत है। इससे आपकी जनता सुरेंद्र में राजपूत और कुछ छवि जवाब खराब देना हो- चाहते हैं। सुरेंद्र जी, उससे- go ahead। उससे आपके पास 2 मिनट है, जनता सर। में इनकी छवि खराब है। Thank you, इसमें संजीव जी, इनको शुक्रिया। चिंता करना चाहिए। शुक्रिया। जहां तक आम आदमी पार्टी, नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए भी मुझे बोलना है। बोल तो संजय चुके हो। सिंह यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आपके ही चैनल पे मैंने देखा कि जितनी बड़ी बड़ी बातें संजय सिंह कह रहे थे, एक खाता नहीं खोल पाए उत्तर प्रदेश में। बुलाता हूं संजय तो सिंह मेरे को कहने किसी का दिन। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का इन लोगों को सबक दिया। मुझे लगता है कि बड़े चैनल पे बैठने और करोड़ों थैंक यू, लोगों को शुक्रिया दर्शकों आपका, को देखने में शुक्रिया। सबसे क्या सही होगा कि संयम थोड़ा से इस काम राउंड करेंगे में तो थोड़ा बेहतर वक्त का अभाव है, तो सब लोग संक्षेप में अपनी बातें रखें। सुरेंद्र राजपूत जी, गो अहेड। हमें तो बड़ी छोटी सी चीज़ कहनी है कि जनता ने हमारी फ्री बीज को नकार दिया और भाजपा की फ्री बीज को ले लिया। और भाजपा ने भी क्या किया कि अब मान लिया कि हमने झूठ बोला था, छल कपट किया था, प्रपंच किया था। हमने जनता से जो भी वादे किए थे वो पूरे हमें नहीं करने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण तरीके से आपके चैनल पर भी मान लिया। और वो बीच में टोका-टाकी नहीं, प्लीज टोका-टाकी नहीं, नो टोका-टाकी। बीच में अपनी मत बोलिए। कोरोना काल में लिस्ट आई संजीव थी मिश्रा, ना, गो अहेड, शांत वो भी रहिए। थे, वही संजीव मिश्रा, शांति शांति। ऐसा है सुरेंद्र जी, गो अहेड, बोले आप। संजीव भाई, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ सत्ता को डिफेंड करना आता है, इसलिए बोलें। कालांतर में वो सत्ता को ही डिफेंड करते रहते हैं। छोड़ दीजिए उस बात को, हमारे सामने मत कहिए कुछ, नहीं तो बहुत चीजें आप बोले। लोग होते हैं जो तो विरोध आप को ही आप defend आप करते हैं। पर्सनल मत होइए, आप प्लीज। एक चीज को विपक्ष का एक ये चीज स्थिति जान है। संजीव मिश्रा, आप डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप एक शांत हो जाओ। चीज- आपकी बात सुन ली गई है, आप डिबेट डिस्टर्ब ना करो प्लीज। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नलकूपों को बिजली फ्री देंगे तो वो होगी जन कल्याणकारी। अगर कांग्रेस कहती है तो वो हो गई गलत। मनोज अग्रवाल जी ने अगर उसको हम बताया कहते हैं सिर्फ हम सुरेंद्र हम राजपूत, कहते only हैं सुरेंद्र स्कूटी राजपूत। देंगे, अगर हम कहते हैं स्कूटी देंगे तो वो हो गया गलत, और अमित शाह अगर कहते हैं स्कूटी देंगे तो वो हो गया सही। हम कहते हैं लैपटॉप देंगे, वो हो गया गलत, और अगर भाजपा कहती है लैपटॉप और टैबलेट देंगे वो हो गया सही। अजीब किस्म का वितंडावाद हो रहा है। सच बात यह है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए। हमें तो कहते हैं कि जो हमारा अनाज है और जो हमारी मेहनत है उसका पैसा आप हमें दे दो, मत दो कुछ भी फ्री में। अरे भाई, आप लुटेरे हो। आप 3 रुपए के डीजल एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए करके आप 27 लाख करोड़ रुपए लूटते और हिसाब भी नहीं देते हो। आप हिसाब नहीं दोगे। रनिंग कमेंट्री मत करो। हमको ये बता दो, रनिंग कमेंट्री नहीं की बात नहीं हो रही। आप हमको ये बता दो, ओनली सुरेंद्र राजपूत। देखिए ये लुटेरे हैं और पूरी तरीके से लुटेरे हैं। इनसे बड़ा लुटेरा कोई आया नहीं है पिछले 50 साल में। ऐसे लुटेरे लोग हैं, ऐसे लुटेरे लोग हैं कि पूरे देश का रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, पूरे देश की इन्होंने संपत्ति बेच दी, भेल बेच दिया, HCL बेच दिया। इन लोगों ने सारी चीजें बेच दी। लुटेरे हैं ये लोग, देश की संपदा बेचते हैं। हम लोग बनाते हैं और ये लोग बेचते हैं, और बेचने के बाद निर्लज्जता से खड़े होते हैं, अपने आप को खेतरई से बर्बाद करके बचाओ। थैंक यू, शुक्रिया। कोई ऐसी जगह थैंक नहीं यू, है जहां पर थैंक ये यू, लोग बेचते नहीं हो। थैंक यू। देश को बेचने का नो, काम करते हैं। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। धन्यवाद। देखो, इस तरह का मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। रुक जाइए, रुकिए आप लोग, एक सेकंड। अडानी को, अंबानी को, सारे देश की थैंक यू सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी धन्यवाद। संजीव जी आपका भी शुक्रिया। वैभव महेश्वरी, आपकी किसी भी मुफ्त की योजना को उत्तर प्रदेश में वैभव महेश्वरी कोई सपोर्ट नहीं मिला हो, तो आपके मुंह पे कह रहे हैं कि एक को सीट नहीं जीत पाए हो। ब्रिजेश भाई, संजीव जी और सुरेंद्र जी का कुर्ता बिल्कुल एक शेड का था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जब हम डिबेट कर रहे थे तो मुझे उसी को देख के मैं मुस्कुरा रहा था। असल में बिजली का सबसे बड़ा प्रॉमिस है था हमारा। बिजली जो है वो इस देश की जनता का मेन दर्द है। खासतौर से बीजेपी के आने के बाद बहुत बड़ा दर्द बन भी गया है। और अब तो ये बिजली अधिनियम जैसे खतरनाक बिल लेके आ रहे हैं। बिजली जो है इनके लिए लूट का साधन है। इसके जरिए से पूरी जनता की जेब खाली करना चाहते हैं। जितना भी फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, CNG है, और बिजली आम जन का हक है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हमने तो पार्लियामेंट तक में भी ये सवाल उठा दिया है कि बिजली आम जन का हक बनाया जाए, जैसे कि और चीजें होती हैं, पानी है, पीने का पानी, ये तो उस पर भी बस चलेगा तो सांसों पर भी टैक्स लगा देंगे। आप देखिए कि अगर फ्री बीज की बात करते हैं, इनको लगता है कि आपको याद है वो भद्दे होर्डिंग पूरे देश में लगा रखे थे कि धन्यवाद मोदी जी फ्री वैक्सीन देने के लिए। अगर फ्री वैक्सीन देना हमारा अधिकार था तो तुम धन्यवाद किस बात का दे रहे थे? अगर फ्री बीज देना गलत था तो तुम फ्री बीज दे क्यों रहे थे? तो इतनी ज्यादा बेशर्मी की जो बातें हैं ना, वो बीजेपी से आप करवा सकते हैं, टॉप से लेके नीचे तक सबसे करवा सकते हैं।
अब स्टेट बैंक का जो चिंता है वो किसके प्रति है? स्टेट बैंक असल में कह नहीं पा रहा है कि हमें अपनी सरकार की लूट से बचाओ, हमें अपनी सरकार के जो मालिक है उनके दोस्तों से बचाओ, इसलिए वो चिट्ठी लिख के इसको चर्चा में लाना चाह रहा है कि कम से कम धन्यवाद। थोड़ा सा इस राउंड में समय कम है, कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड करें वैभव जी, कंक्लूड मेरा करें। कहना बस ये है कि बीजेपी का कहना ये है कि कह दो लेकिन दो मत। चुनाव टाइम पे अगर कह कर देते हैं ये चीजें, गुजरात में चक्कर क्या है ना विजय जी, बिल्कुल हिल गया सब कुछ। गुजरात की जनता को पिछले सालों इतना लूटा है जो 25 सालों में, उस पर अब इनको खतरा हो गया है। इनके पास कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनके पास जिसको ये हमारे काउंटर में लेके आ पाए, इसलिए परेशान है कि चर्चा चला रहे हैं। अभी स्टेट बैंक की जो ये फ्रीबीज की चिंता है इनको फ्रंट पेज पे लानी है। अगर स्टेट बैंक की अभी तो सी वोटर का सर्वे आया था, आपको 0 सीट बता रहे हैं, आपको तो 0 सीट दे रहा सी वोटर वाला गुजरात पे। एसबीआई शांत रहो भाई, संजीव जो मुफ्त में वोटर ने यही किया था, लेकिन सी वोटर को मेरी सलाह ये है कि भाजपा कार्यालय में सर्वे ना करें, जनता के बीच में जाएं। थैंक यू, जनता के शुक्रिया बीच में जाएंगे तो पता चलेगा। प्रोफेसर सुधीर पवार। ये मुफ्त के जो चुनावी वायदे हैं ना, ये सर अर्थव्यवस्था में राज्य का जो टैक्सेशन सिस्टम है और जो वित्तीय ढांचा है उस पर बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहा है, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही सर। नहीं, देखिए मैं 3 बातें कहता हूं, जजमेंटल नहीं होना चाहता आपकी बात पे। पहला, जब से हम ये अर्थव्यवस्था देख रहे जो उसके बाद में है 90 के बाद में, तो उसमें आय में असमानता बढ़ी है। जो गरीब था वो और गरीब हुआ, जो जिसका पैसा जिसके पास था वो, हम लोग जानते हैं कि अडानी अंबानी की संपत्ति कितना बढ़ी। तो यदि आय का असमान वितरण है तो हम लोगों को अपने डायरेक्टिव प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको गरीब का ध्यान रखना पड़ेगा, आप उसे फ्रीबीज कह लें या कुछ भी कह लें। दूसरा, इसका डिसीजन या इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट, उससे अच्छा रिपोर्ट जनता के पास में है। अभी हमारे जितने भी मित्र हैं भाजपा के और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो सब ये कह रहे थे कि जिसने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की उसे भी जनता ने नकार दिया। तो जनता समझती है कि कौन सी फ्री की चीज कौन सा दल उसका मैनेजमेंट है वो दे सकता है या नहीं दे सकता। ये हमें जनता के और राजनीतिक लोगों के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी यदि काम करेगी इस समय पे तो डेफिनेटली वो किसी पार्टी के फेवर में काम करेगी। तीसरा, एक किताब है अभी छपी जब कोरोना के बाद में हुआ, नाम है उसका वायरल अंडर क्लास। उसमें है कि यदि हम कुछ लोगों को छोड़ देंगे जहां तक हम फैसिलिटी नहीं पहुंचाएंगे, मतलब एक छोटा सा जैसे एग्जाम्पल बताएं, हम कुछ लोगों को स्लम्स में छोड़ दें जहाँ टीबी बची रहे, और कुछ जो वैसे लोग हैं जहाँ हेल्थ सर्विसेज पहुंच सकती हैं तो टीबी कभी नहीं जा सकती। यदि हमने बॉम्बे के स्लम में, धारावी में यदि हमने कोरोना के दवाई और डॉक्टर ना भेजे होते तो शायद पूरी बम्बई टाइम बम पे बैठी थी। तो ये तो रैशनलाइजेशन एक्सपर्ट का है कि हम किसे कब दुनिया में असमानता खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद हम फ्रीबीज को और जो हमारा जो एक सिस्टम है। आपके कहने का तात्पर्य है कि पहले हम इक्वालिटी यानी असमानता खत्म करें और फिर तब विभेद में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर समाज और ज्यादा बेहतर हम जन कल्याण कर पाएंगे। जी। ऑलराइट, प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपकी ओपिनियन सर जानना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के लिए और रूलिंग पार्टीज जो भी राज्य की सरकारों में हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट और या फिर फाइनेंशियल अथॉरिटीज़, इनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे इस तरह की योजनाएं और ऐसी रिपोर्ट के बाद? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज ने स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और इसके पहले इस तरह का मैटर फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पेंडिंग है, तो एक चर्चा जो होनी चाहिए, वास्तविक चर्चा होनी चाहिए कि क्या हम फ्रीबीज में लेते। फ्रीबीज से मेरा तात्पर्य मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, वो है जो सुपात्र नहीं है, जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको वो लाभ मिल रहा है, उसको मैं फ्रीबीज कहता हूं। यानी कि जिसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से वित्तीय खर्चे का दुरुपयोग हो रहा है, जो सुपात्र नहीं है, जिनको आवश्यकता नहीं, उनको दिया। मान लीजिए कि खाने का जो है सब्सिडाइज्ड फूड है, 2 रुपए किलो का राशन है, वो अगर 1 लाख रुपए कमाने वाले को उसको दिया जाएगा तो ये फ्रीबीज में काउंट करना चाहिए। लेकिन कोरोना के दौरान सबको फ्री में वैक्सीनेशन कराना, चाहे रिच है चाहे पुअर है, ये फ्रीबीज में नहीं आएगा। तो इस पर एक व्यापक डिबेट की आवश्यकता है और हमको जो हमारी वर्तमान स्थिति है, वैश्विक परिस्थिति को देखना होगा
कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस तरह की फ्रीवेज के चक्कर में, जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से इमर्ज कर रही है, चाइना की अर्थव्यवस्था 4% के नीचे लुढ़क गई है, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, पूरा विश्व का जो उभर करके आ रहा है 1.5% के नीचे रह जाने की संभावना है। ऐसे में भारत का 7% या उसके ऊपर बढ़ना, तो ये डिबेट आवश्यक है और मुझे लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हैं, बशर्ते फोकस। सर, मैं एक डायरेक्ट सवाल आपसे और पूछना आज चाहता के हूं, दिन ये भी इससे मैं इतर वार्न कर पूछना दूं, चाहता हूं, क्या वैश्विक महामंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही है? देखिए, दुनिया वैश्विक महामंदी छोटा शब्द मैं कहूंगा, वैश्विक आर्थिक उठापटक की तरफ बढ़ रही है और भारत उससे जितना अपने को बचा रहा है और यही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। आप 5 साल बाद आप डिबेट करेंगे, मैं तो हर चीज का टाइमलाइन देता हूं, 2 साल बाद डिबेट करेंगे, आपको थोड़ा और बड़ा अंकुर नजर आएगा कि जो आज की स्थापित अर्थव्यवस्थाएं, चीन जैसे लुढ़कने लगा है, बहुत तेजी से लुढ़क रहा है, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है, विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, यूरोप की, जो वैक्सीन तक नहीं डेवलप कर पाए यूरोप में, यूके को छोड़ करके, आप देखिए उनका साइंस कहां है, वो अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। ऐसे में जो हमारे अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 10,000 रुपए पर 4 रुपए कौन ज्यादा तरक्की कर रहा है? 100 रुपए वाली अर्थव्यवस्था 7% पे ग्रोथ कर रही है और 10,000 वाली 4% पे ग्रोथ कर रही है। किस तरीके से आप लोग नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं पीछे से, मेरी समझ के बाहर है। तो कहा राहुल गांधी जी को सपोर्ट किया जाए? राजू साहब, थोड़ी देर के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी जी को परे बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, वो रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास समय कम है, आप सब बहुत ही विद्वान लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने बेहतर विचार, सही विचार जनता तक पहुंचाएंगे। अब ये जनता को तय करना है कि क्या मुफ्त का उसे चाहिए, क्या जन कल्याण के लिए ज़रूरी है और कौन से राजनीतिक दलों की फ्री बीज उसे चाहिए, किसकी नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।